Hello students, welcome to part number 7 of Theory of Demand and Supply, and the subject is Business Economics for CA Foundation. आज के हमारे लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ओके, अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है सर? देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो वेन एवर यू कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट, तो उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था या फिर जितना उन्होंने उसके लिए प्राइस पे किया, आर दे getting that much satisfaction which is worth the amount they have paid? Is it actually worth it? वो डिटरमाइन करना होता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे को मैंगो खाना था। मैंगो का एग्जांपल बहुत कॉमन है, मैंने पिछले लेक्चर में भी लिया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे को मैंगो खाना है, तो मैंने एक मैंगो परचेज करके खा लिया। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने जब मैंगो परचेज किया तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली, और मुझे क्या लग रहा है कि मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन मिली है मैंगो खा के, वो जितना मैंने उसके लिए पे किया उससे ज़्यादा है। आई एम डिराइविंग मोर सेटिस्फैक्शन देन द अमाउंट आई हैव पेड फॉर दैट मैंगो। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं और ख़रीदता जाऊंगा, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, मेरी जो यूटिलिटी है, जो मेरी सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जाएगी, बिकॉज मेरी भूख जो है वो कम होती जाएगी और मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा इतना। जितना ज़्यादा मैं खाऊंगा उतनी मेरे को कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन प्राइस में उतना ही पे कर रहा हूँ हर मैंगो के लिए। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जो मेरी यूटिलिटी है इन द टर्म्स ऑफ मनी, वो है जो है मेरे प्राइस से भी नीचे आ जाएगी। तो उस केस में मैं सरप्लस में नहीं होऊंगा। तो ये कंसेप्ट है। अभी थोड़ा समझने में टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ खास टॉपिक नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी इजी टॉपिक, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम शॉर्ट रखेंगे। हम ये कवर कर लेते हैं पोर्शन, एंड देन विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ऑफ टुडे, कंज्यूमर सरप्लस। The concept of consumer surplus was propounded by Alfred Marshall. Alfred Marshall ने ये कंसेप्ट हमें फाइंड किया था। कंसेप्ट क्या कहता है ये? कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर सरप्लस एक मेजर है जो बताता है कि लोग गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं, कितना वेलफेयर जो है वो गेन करते हैं, कितना कितनी उनको खुशी मिलती है वो चीज़ कंज्यूम करके, कितना उनका ना हैप्पीनेस होता है, कितना सेटिस्फैक्शन उनका पूरा होता है उसको कंज्यूम करके। ठीक है, वो मेजर कौन करता है? कंज्यूमर सरप्लस मेजर करता है। इट मेजर्स द बेनिफिट बायर्स रिसीव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट। ठीक है, अब जब मैंने पहला मैंगो खाया, पहले मैंगो को खाने से पहले मुझे लगा कि जब मैं ये मैंगो खाऊंगा तो मुझे 100 रुपये जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, मैं सोच के गया था कि अगर अगर मैंगो का प्राइस 100 रुपये भी हुआ तो मैं तब भी वो खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जब मैं मार्केट में गया तो मुझे मैंगो 50 रुपीज़ का मिला। मतलब जितना मैंने उसके लिए सोचा था कि मुझे 100 रुपीज़ में मिलेगा, मुझे उससे 50 रुपीज़ कम में मिला वो। तो यहाँ पे मेरे को बेनिफिट हुआ 50 रुपीज़ का। तो वो है मेरा कंज्यूमर सरप्लस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो यही कह रहा है, ये लाइन यही कह रही है, इट मेजर्स द बेनिफिट द बायर्स रिसीव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट। ठीक है, चलो। दिस कंसेप्ट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस नॉट ओनली इन इकोनॉमिक थ्योरी बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होती है वो एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि किस प्रोडक्ट से कस्टमर्स को ज़्यादा सरप्लस मिलता है, कि ज़्यादा वेलफेयर गेन करते हैं,
और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो लोग सप्लाई ज़्यादा करेंगे सो दैट उनको भी बेनिफिट हो, राइट। तो वो डिसीजन मेकिंग कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वो सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिजनेस फर्म्स आंसर कर देते हैं थ्रू दिस एनालिसिस, राइट। ठीक है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी टू अ कस्टमर। कितना एक प्रोडक्ट अब उस कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, उससे हम देख पता लगा सकते हैं कि उसकी कितनी उससे डायरेक्ट डिमांड एक्चुअली इफेक्ट होती है। अगर कोई प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो कंज्यूमर्स की डिमांड नहीं करेंगे, तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया। If a consumer gets more utility from a commodity, he would be willing to pay a higher price and vice versa. The willingness to pay of each individual customer based on his utility determines the demand curve. डिमांड कर्व भी इस चीज़ से डिटरमाइन होता है कि एक कस्टमर जो है कितना विलिंगली प्राइस पे करना चाहेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और उसी से हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी डिटरमाइन हो जाता है। When price is less than or equal to the willingness to pay, the potential consumer purchases the good. क्या कह रहे हैं? When the price is less than or equal to the willingness to pay, कंज्यूमर परचेज कर लेता है। मैं सोच के गया था कि मुझे 100 रुपये में मिलेगा, मुझे मिल गया 50 रुपये में, मैंने परचेज कर लिया। मैं सोच के गया था कि मुझे 100 रुपये में मिलेगा और मुझे वो 100 रुपये का एग्जैक्ट मिला। यहाँ भी मैं कहूँगा कि मैं वो गुड को परचेज करूँगा, क्योंकि मैं सोच के भी 100 गया था और मिला भी मुझे 100 रुपये में। लेकिन अगर मैं सोच के 100 गया था और वो मुझे 150 का मिल रहा है, फिर नहीं, फिर मैं नहीं लूँ। समझ रहे हो बात? ठीक है। It is common knowledge that consumers generally are ready to pay more for certain goods than what they actually pay for them. मैंगो के केस में मैं रेडी था 100 रुपीज़ पे करने के लिए, एक्चुअली मैंने पे किया 50 रुपीज़। तो वो जो अमाउंट बचा डिफरेंस, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे? देखो आगे लिखा है, दिस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन विच कंज्यूमर्स गेट फ्रॉम देयर परचेज ऑफ अ गुड इज रेफर टू एज कंज्यूमर सरप्लस बाय एल्फ्रेड मार्शल। वो 50 रुपीज़ जो मैंने सेव किए वो बनेगा मेरा कंज्यूमर सरप्लस। Difference between the total amount that consumers are willing, I was willing to pay 100 rupees for the mango, and willing and able to pay for the good or service, and the total amount, difference between the total amount that I was willing and able to pay and the total amount that they actually paid. मैंने सच में क्या पे किया? 50 रुपीज़ पे किया। ठीक है, मैंने सच में 50 रुपीज़ पे किए। मैं सोच के 100 रुपीज़ का गया था, आई वॉज विलिंग एंड एबल टू पे 100 रुपीज़, बट द एक्चुअल प्राइस वॉज 50 रुपीज़। सो मेरा 50 रुपीज़ का कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है। ठीक है ना? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो, अब मार्शल ने इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है? एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे rather than go without a thing over that which he actually does pay। वही बात लिखी है कि जितना आप विलिंग हो पे करने के लिए, and the difference between that and what you actually pay, that is called consumer surplus। चलो, ओके, ये आप रीड कर सकते हो एक बार। ये यहाँ पे ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ है, कनेक्टिंग विद कंज्यूमर सरप्लस, कैसे वो दोनों कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड हैं वो बता रखा है इन्होंने। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार रीड कर लेना। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू दिस टेबल। इन्होंने टेबल के फॉर्म में हमें समझाया है कंज्यूमर सरप्लस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर ये।
देखो क्या है, यहाँ पे देखिए पहले कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, फिर मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपी मनी वर्थ, प्राइस है, और फिर कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, चलो। जब 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 30 रुपीज, प्राइस इज 20। मतलब मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट इज वर्थ 30 रुपीज, और जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ दैट इज 20 रुपीज। तो मुझे 10 का यहाँ पे मिल जाता है कंज्यूमर सरप्लस, 10 रुपीज का कंज्यूमर सरप्लस है। मैं सोच के आया था 30 रुपये, या फिर मुझे सेटिस्फैक्शन 30 रुपये की मिल रही है, और मैंने दिए उसके 20 रुपये, तो 10 रुपये जो बच गए, जो एक्स्ट्रा हैं, दैट इज दी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सर्विस। 28 पे 20 तो 8 हो गया, 26 पे 20 तो 6। देखो प्राइस तो चेंज नहीं होने वाला, जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे जैसे मेरे यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन जो है इन मनी टर्म्स, वो गिरती जाएगी। ठीक है, 26 पे 20 था, 24 पे 20, 22 पे 20। ठीक है, अब 20 रुपये पे आ गया। The satisfaction which I am deriving in money terms is now 20 rupees, and the price which I am paying is also 20 rupees. जितना पे कर रहा हूँ उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो सरप्लस कितना हो गया, 0। नेक्स्ट केस देखो, एक और यूनिट कंज्यूम किया, 18 हो गई मनी टर्म्स में यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन मेरी 18 हो गई। प्राइस कितना पे किया, प्राइस तो सेम रहेगा, 20 रुपीज़ पे किया। देखो नेगेटिव में है यहाँ पे, इन्होंने आई डोंट, पता नहीं क्यों लिखा नहीं है, बट वैसे -2 में गई है सरप्लस आपकी। सरप्लस ही डेफिसिट हो गया ये तो। ठीक है, कि देखो क्या लिखा है, वी सी फ्रॉम द अबव टेबल दैट व्हेन अ कंज्यूमर्स कंजम्पशन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2 यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स फ्रॉम 30 to 28। बिल्कुल, और इट कीम्स goes on diminishing as he increases the consumption of good X। ओके, चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है। So this concept is closely related to the demand curve, and the demand curve reflects the buyer's willingness to pay. We can also use it to measure the consumer surplus। बिल्कुल, उससे हम वो देख सकते हैं। चलो ठीक है, the height of the demand curve measures the value buyers place on the good as measured by their willingness to pay for it। तो जितनी हाइट डिमांड कर्व की ज़्यादा होगी, उतना वो होगा कि कितने विलिंग है बायर्स उस चीज़ के लिए पे कर। देखो क्योंकि क्या है ना, जो हमारे वाई एक्सिस है उस पर प्राइस होता है, तो जितना ज़्यादा प्राइस, उतनी ज़्यादा जो है वो कर्व बनेगा। ठीक है, देखो ये कर्व है हमारा, यहाँ पे प्राइस है या डिमांड है, तो जितना ज़्यादा ऊंचा प्राइस होगा, जितना ज़्यादा हाई प्राइस होगा, उतना ज़्यादा मेरा हाइट हाइट पे डिमांड कर्व बनेगी। और जितनी ज़्यादा कम प्राइस होगा, उतना उतना लोअर, उतना नीचे जो है मेरा डिमांड कर्व बनेगा, लेसर हाइट का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वही बात लिखी है, द हाइट ऑफ द डिमांड कर्व मेजर्स द वैल्यू बायर्स प्लेस ऑन द गुड एज मेजर्ड बाय द विलिंगनेस टू पे फॉर इट। ठीक है, चलो। टोटल कंज्यूमर सर्विस इन अ मार्केट विच इज अ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर सर्विसेज इन अ मार्केट is equal to the area below the market demand curve but above the price। ओके, तो जो बेसिकली जो कंज्यूमर सर्विस का वर्ड है, वो दोनों मार्केट डिमांड, सॉरी मार्केट इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सॉरी इंडिविजुअल कंज्यूमर सर्विस और टोटल कंज्यूमर सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कितना सरप्लस सरप्लस गेन कर रहा है, और टोटल एक पूरा मार्केट विच इज सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर सर्विसेज, वो कितना कंज्यूमर सरप्लस गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बन जाता है ये। चलो, अब इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, कंज्यूमर सरप्लस को हमने इन अ फॉर्म ऑफ डिमांड कर्व के थ्रू यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, समझते हैं इसको क्या है। देखो ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है पूरी, देखते हैं। एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ कमोडिटी, ये रहा अमाउंट, अमाउंट ऑफ कमोडिटी है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे,
वाई पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। देखो यहाँ पे प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, आगे एम यू इज अ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। एम यू जो है कर्व हमारा, ये वाला मार्जिनल यूटिलिटी कर्व which slopes downwards, indicating that as the consumer buys more of the commodity, marginal utility falls. जितना ज़्यादा आप खरीदोगे उतना कम मार्जिनल यूटिलिटी आपकी होती जाएगी। तो यहाँ पे हो गया इन्वर्सलेशन। इन्वर्सलेशन मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, ओके। इफ ओपी इज द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट, then consumer will be in equilibrium when he buys OQ units of the commodity. ओपी जब प्राइस है, ओपी ये जब प्राइस है, तो उस टाइम पे ओ क्यू देखो, ये रहा प्राइस, तो ओ क्यू ये रहा डिमांड। इतना जब प्राइस होगा तो इतना जो है आप जो हमारा इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर उस टाइम पे होगा जब वो इतने बाय करेगा। देखो आप ये देखो ना, जितना इसका गैप है उतना ही इसका गैप है, दिस गैप एंड दिस गैप। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। देखो कैसा बनना हुआ है इसमें, बिल्कुल दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इस केस में क्या है, कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है ना, ओके। द लास्ट यूनिट, क्यूएथ यूनिट, does not yield any consumer surplus because here price paid is equal to marginal utility of the QH unit। देखो QH यूनिट कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं है। अब देखो क्यों सरप्लस नहीं है, क्योंकि जितना प्राइस है उतनी ही डिमांड है। तो मतलब उतनी ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आप डिराइव कर पा रहे हो। तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स एंड द प्राइस पेड इज इक्वल। तो अगर आप डिफरेंस लोगे तो इट विल बिकम जीरो। तो इसलिए क्यूएच टर्म में जो है आपका कोई कंज्यूमर सरप्लस यील्ड नहीं हो पाएगा। एंड फॉर ऑल यूनिट्स बिफोर द क्यूएच यूनिट, बिफोर कैसे होगा, बिफोर में क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन द प्राइस। ठीक है, बिफोर द क्यूएच यूनिट, इससे पहले एंड दस दिस यूनिट्स फेच द कंज्यूमर सरप्लस टू द कस्टमर। ठीक है ना, चलो ओके, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन फिगर 15 द टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व अप टू पॉइंट क्यू। टोटल यूटिलिटी क्या बताई इन्होंने, ओ डी आर क्यू, ओ डी आर क्यू ये बताइए इन्होंने टोटल यूटिलिटी, ये एरिया के इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो प्राइस है वो ओपी है और कंज्यूमर जो पे कर रहा है वो एक्चुअली ओ पी आर क्यू पे कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, तो कंज्यूमर एक्चुअली इतना पे कर रहा है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी उसको मिल रही है वो डी पी आर है, ये एक्स्ट्रा यूटिलिटी उसको मिल रही है। ठीक है, और यही है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, डी पी आर। दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक और कंज्यूमर सरप्लस का बना रखा है, इसमें फॉल इन प्राइस लिखा है। इसमें तो क्या था, प्राइस कांस्टेंट था, डिमांड उतनी आ रही थी, तो इसलिए कोई कंज्यूमर सरप्लस हो नहीं रहा था। यहाँ पे इन्होंने प्राइस डिक्रीज करके बताया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, फॉल इन प्राइस फ्रॉम पी टू पी वन। जब यहाँ से प्राइस पी वन होगा, फॉल होगा प्राइस, तो डिमांड तो इंक्रीज होगी, क्यू से क्यू वन जैसे गई है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ए पी, पहले इतना था कंज्यूमर सरप्लस, अब हो गया ए पी वन एफ। ए पी वन एफ देखो इतना हो गया कंज्यूमर सरप्लस जो है, क्योंकि क्वांटिटी देखो यहाँ आ गई, तो इसलिए ये पूरा हो गया। पहले क्वांटिटी यहाँ तक थी और प्राइस यहाँ तक था, तो इतना ही आ रहा था कंज्यूमर सरप्लस।
ऊपर का जो एरिया ना वो कंज्यूमर सरप्लस आ रहा है। APE ये था जब Q थी डिमांड, जैसी डिमांड Q1 हुई वो AP1F इतना हो गया। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना, इंक्रीज होगा कंज्यूमर सरप्लस। चलो, अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो देखते हैं। The concept of consumer surplus has important practical applications. Few such applications are listed below. Consumer surplus is a measure of the welfare that people gain from consuming goods and services. हमें पता ही है. It is very important to a business firm to reflect on the amount of consumer surplus enjoyed by different segments of their customers, because consumers who receive large surplus are more likely to repeat their purchase. ये भी बात हमने पहले कर ली थी. ये वही कह रहा है कि बिजनेस फर्म्स को देखना चाहिए कि कितना सरप्लस उसका कंज्यूमर एंजॉय कर रहा है, सो दैट आप उसी के जो सप्लाई जो है इंक्रीज करो, उन्हीं को आप ट्राई करो कि रिपीटिंग कस्टमर्स उनको बनाओ, उनकी परचेजेस रिपीट करवाओ ताकि वो और ज़्यादा खरीदें. ठीक है, ये बातें लिखी है. Understanding the nature and extent of surplus can help business managers make better decisions about setting prices. Yes, प्राइस क्या सेट करना है वो उससे वो भी आप चीज़ पता लगा सकते हो थ्रू अंडरस्टैंडिंग द सरप्लस. If the business can identify groups of customers with different elasticity of demand within their market and the market segments which are willing and able to pay higher prices for the same products, then firms can profitably use price discrimination. ठीक है, अब देखो क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके दो तीन तरह के बायर हैं. एक है जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ इन इलास्टिक है कि मैं ज़्यादा पे करूँगा, मेरे को बस चाहिए वो चीज़. उनसे आप ज़्यादा पैसे लो, ज़्यादा प्राइस बताओ उनको. लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका चल जाएगा आपके प्रोडक्ट के बिना, उनसे आप थोड़ा कम प्राइस चार्ज करो सो दैट वो खरीदें. ऐसा ना हो कि वो हाई प्राइस लेके कह दें कि नहीं हमें नहीं चाहिए. आप प्राइस उतना रखो कि जितना वो लोग खरीद लें. और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर भी आप और प्राइस कम करो और उनको कन्विंस करो कि नहीं आप ये चीज़ ले लो. तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको यूज़ करना है एज पर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद इन योर मार्केट एंड द सेगमेंट्स. ठीक है, ओके. Large scale investment decisions involve cost benefit analysis, which takes into account the extent of consumer surplus which the projects may fetch. अब आपको अगर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें ना आप एक एनालिसिस होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि जितना मैं कॉस्ट इंकर कर रहा हूँ क्या मुझे उतना बेनिफिट मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट से. जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब भी आप ये करते हो कि जितना इस स्टॉक का प्राइस है, जितना शेयर का प्राइस है, क्या मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में इतना बेनिफिट मिलेगा कि मेरा ये पैसा रिकवर हो जाएगा. तो ये आपको बहुत ज़रूरी एनालिसिस करना पड़ता है कि कहीं मेरे पैसे जो है वो डूब ना जाए. मैं लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं बहुत एक हैवी कॉस्ट इंकर कर रहा हूँ, तो जितना मुझे बेनिफिट मिलेगा वो उस इन्वेस्टमेंट से, विल इट एटलीस्ट कवर द कॉस्ट विच आई एम इंकरिंग. मेरे को लॉस तो नहीं होगा उससे. तो उस केस में जब आप ये डिसीजंस लेते हो, मैनेजमेंट जब लेती है डिसीजंस, उस केस में आप ये भी देखते हो कि हमारे कंज्यूमर को सरप्लस कितना मिलता है, हमारे प्रोजेक्ट से कितना कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मिलेगा. अगर मिल रहा है तो ही बेनिफिशियल है, तो फिर कंज्यूमर बार बार परचेज करेगा. ठीक है, नॉलेज भी ज़रूरी है कंज्यूमर सर्विस की. जब आप लोग अपना प्राइस बढ़ाते हो, अगर आपकी ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा वो सरप्लस मिल रहा है, तो परचेज कर भी लेंगे हाई प्राइस पे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मुझे हाई प्राइस पे खरीदना है, तो इसलिए वो तो खरीद सकते हैं. लेकिन जो बहुत छोटा सरप्लस लेके चल रहे हैं वो नहीं विलिंग होगी हाई प्राइस पे, क्योंकि उनका तो पहले से सरप्लस बहुत कम है. उन्होंने सोचा 100 रुपये, आपने दिया 95, तो 5 रुपीज़ का सरप्लस मिला. अब आपका प्राइस 95 से आपने 120 कर दिया या 105 भी कर दिया, चलो फिर भी नेगेटिव में चला गया सरप्लस उनका, तो वो विलिंग नहीं होंगे. लेकिन आप उन्होंने सोचा 100 रुपये, आपने लिए 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ का सरप्लस. आपने 40 से अगर 80 भी कर दिया, फिर भी 20 रुपये का सरप्लस में बैठे हैं वो कंज्यूमर्स, तो वो तो खरीदेंगे जिनका हायर है सरप्लस. लेकिन जिनका पहले से सरप्लस बहुत कम है, वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए विलिंग नहीं होंगे एट हायर प्राइस. ठीक है, ओके. Consumer surplus usually acts as a guide to finance ministers when they decide on the products on which taxes have to be imposed and extent to which a commodity tax has to be raised.
जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई भी उनको टैक्सेस इंक्रीज करने होते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है, कितना नहीं है, किन प्रोडक्ट्स पे है और किस पे हम लोग टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब भी जो हैं वो माइंड में रखते हैं वाइल टेकिंग द डिसीजन टू इंक्रीज डिक्रीज द टैक्सेस। ठीक है, या किस पे टैक्स इम्पोज करना है, किस पे बढ़ाना कम करना है, उस सब के लिए इट इज़ ऑलवेज डिजायरेबल टू इम्पोज टैक्सेस और इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स ऑन क्वांटिटीज यील्डिंग हायर कंज्यूमर सरप्लस। अब जिसका सरप्लस ही हाई है, अगर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लग भी गया फिर भी सरप्लस में ही रहेगा वो। तो इसलिए आप उन प्रोडक्ट से आप बढ़ा सकते हो टैक्सेस या इम्पोज कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे सरप्लस ही बहुत कम है वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया टैक्स लगा के, सरप्लस नेगेटिव में ना चले जाए, इसलिए फिर लोग बिलिंग कम होंगे इस केस में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखी है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं कंज्यूमर सर्विस की। कुछ कहते हैं कि हाइपोथेटिकल है, इल्यूजरी है। हाँ, हाइपोथेटिकल तो है ही ना। मैंने 100 रुपये सोचा मैंगो का, मैंने 50 रुपीज़ में एक्चुअली पे किया, 50 रुपीज़ का मुझे सरप्लस हो गया, लेकिन मेरी जेब में थोड़ी ना 50 रुपीज़ आए कोई। ठीक है, मेरी जेब में तो उतने ही पैसे बचेंगे जितने मेरे कम खर्च हुए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा पैसे आ गए, 50 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा कहीं से मिल गए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। हाइपोथेटिकली तो है। ठीक है, रियल लाइफ में इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। सेटिस्फैक्शन को आप ऐसे ऐसे कैसे मेजर कर सकते हो कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है, उसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स को थोड़ा ना मेजर कर सकते हो। दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स या मॉनेटरी टर्म्स, उसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, वही चीज़ दिखे, डिफिकल्ट टू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय पर्सन। और नेसेसरीज के केस में द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द अर्ली यूनिट्स आर इन्फिनिटली लार्ज। इन सच केस द कंज्यूमर सप्लाई इज ऑलवेज इनफाइनाइट। जो हमारे नेसेसरी गुड्स हैं उस केस में जो पहले यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो वहाँ पे बहुत हाई है आपकी यूटिलिटी। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी की तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है। मेडिसिन जो है हमारी नेसेसिटी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू बी लाइक फॉर एनी पर्सन टू बी हेल्दी। ठीक है, अब मैंने पहली मेडिसिन खाई, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, तो उसमें जो मेरे को यूटिलिटी मिली है, सेटिस्फैक्शन मिली है, वो आगे वाली दवाइयों से कम, आगे वाली दवाइयों से बहुत ज़्यादा थी जो मेरे को पहले मिल गई थी। क्योंकि मैंने पहली दवाई खाई, मेरी तबीयत बहुत ठीक लगी, मैंने दूसरी खाई तो ऑलरेडी ठीक हो चुकी थी काफ़ी, थोड़ी और ठीक हो गई, ऐसे करते करते और होती गई, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी पहली बार में ठीक हो गई दवाई खा के। तो पहली वाली जो मैंने यूनिट कंज्यूम करी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इज द हाईएस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, ओके। द कंज्यूमर सरप्लस derived from a commodity is affected by availability of substitutes। अब जितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं उस पर डिपेंड करते हैं मेरी कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, चलो। देर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल विच आर यूज फॉर द प्रेस्टीज वैल्यू। देखो अब यहाँ पे ना एक तो बात हो सकती है मनी की, मनी हो गए या आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू, गोल्ड है या जूलरी, बुलियन, ये सब चीज़ें जो हैं ये ऐसी होती हैं कि आपके पास जितनी ज़्यादा हैं आपको और चाहिए, तो उसकी ऐसा नहीं हो कि डिमांड कभी कम हो रही है, सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। जितना ज़्यादा आपको मिलेगा आप और ज़्यादा सेटिस्फाई होते जाओगे। ठीक है, तो उस केस में ये नहीं अप्लाई होता केस। डायमंड का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। अगर आपके पास एक डायमंड है, आपने एक और डायमंड लगा लिया, तो आपको और खुशी मिलेगी कि मुझे दो दो डायमंड मिल गए। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिली है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको और पैसे मिल गए तो आप और खुश हो जाओगे, उसके बाद और मिल गए तो और खुश हो जाओगे पहले से। तो यहाँ पे आपकी यूटिलिटी जो है कम नहीं होती, बढ़ रही है। तो उस केस में ये वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं करता। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी changes as purchases are made and the consumer stock of money diminishes। अब जब आप पैसे खर्च कर रहे हो
तो आपके पैसे भी तो कम हो रहे हैं ना जेब से, तो इसलिए इतना एक्यूरेटली आप नहीं मेजर कर सकते सरप्लस को, क्योंकि आप जो पैसे पे कर रहे हो फॉर एवरी यूनिट, आपके जो आपका स्टॉक ऑफ मनी है वो भी तो कम हो रहा है ना। समझो आप बात। मार्शल ने क्या बोला था कि उसने ज्यूम किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि कांस्टेंट कैसे रह सकता है पैसा। पैसा तो आप जब पे करोगे तो वो कम होता जाएगा ना। वॉलेट में 100 रुपये हैं, 20 रुपीज़ के खर्चे किए, एक खर्चा किया 20 रुपीज़ का, 80 रह गए, फिर क्या 60, 40, 20, 0, ऐसे पैसे तो कम होते जा रहे हैं ना। मार्शल ने ज्यूम किया कि पैसे कम नहीं होते, वो कांस्टेंट है, कि 100 रुपये है, 20 रुपये खर्च किया, 100 रुपये ही रह गए, फिर 20 रुपये खर्च किया, 100 रुपये हैं अभी भी। तो वो तो अनरियलिस्टिक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एक लिमिटेशन है। द कंसेप्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ इट इज assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise. Many modern economists believe this cannot be done. बिल्कुल। जो हम सरप्लस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें जो हमारा सेकंड कॉलम था उस टेबल में, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मेजर, अगर हम यूटिलिटी को मेजर कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ही ये कंसेप्ट जो है वो चल पाएगा। ठीक है। अब मुझे एक मैंगो खा के कितनी खुशी मिल रही है, उसको मैं मनी के टर्म्स में कैसे करूँ मेजर। बस कुछ नहीं है, मेजर कैसे करूँ ना, आप खुद सोच के देखो। आपने अपना फेवरेट खाना खाया, आपको बहुत खुशी हुई, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि जो तेरे को जितनी खुशी मिली है इसको खा के, उसको मनी के टर्म्स में बता कि कितने पैसे की खुशी मिली है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे करें। तो यही चीज़ जो है, ये दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द कंज्यूमर सर्विस कंसेप्ट, एंड मेनी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट दिस कैन नॉट बी डन। ऑब्वियसली कैसे हो पाएगा, यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, ये था हमारे कंसेप्ट कंज्यूमर सर्विस का। आई होप आपको समझ आ गया हो। बेसिक कंसेप्ट है, गो थ्रू द डेफिनेशंस, टेबल देख लेना, एप्लीकेशंस देख लो, लिमिटेशंस देख लो, बस। ठीक है। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, इतना मेरे को हैवी टॉपिक लगता नहीं है, वेरी सिंपल टॉपिक, ज़्यादा कोई इसमें एडवांस चीज़ कुछ नहीं है। ठीक है ना, आराम से पढ़ो, समझो बात को। नहीं समझ आ रहा है दोबारा लेक्चर देखो, एग्जाम्पल्स ज़रूर देखना। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है। कर्व्स जो हैं थोड़े टफ लग सकते हैं, ज़्यादा लगे तो इतना दिमाग नहीं लगाना उस पर, एक बार रीड करके हो गया। कर्व्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, थ्योरी वो रिटर्न पेपर नहीं है, एमसीक्यू पेपर है। ठीक है, इतना ध्यान नहीं लगाना उस पर, कंसेप्ट बिल्ड करो, कंसेप्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।